नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में वो सीटें जो हाई प्रोफाइल तो है ही, लेकिन जो सीटें बीजेपी का गढ़ है या कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, वहां भी हालात कुछ ऐसे मानो इंतहा हो गई इंतजार की। और ये इंतजार क्यों और कब तक होगा, इसी पर करेंगे आज अनादि विशेष में बात। जी हां, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी कांग्रेस में टिकटों को लेकर रस्साकशी का खेल जारी है। बीजेपी अभी तक 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन भोपाल, विदिशा, गुना, इंदौर समेत 8 सीटों पर अभी भी पैंच फंसा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने अब तक 22 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं, लेकिन बची हुई 7 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति में 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन इंदौर और ग्वालियर को अब भी होल्ड पर रखा गया है। गुना, शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तय है, तो वहीं विदिशा से प्रताप भानु शर्मा, राजकुमार पटेल, प्रहलाद रघुवंशी और शैलेंद्र पटेल का नाम पैनल के रूप में शामिल किया गया है। भिंड लोकसभा से देवाशीष जाजरिया और राजगढ़ से मोना सुस्तानी के नामों को सीईसी से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन भिंड सीट पर पूर्व सांसद बारेलाल जाटव का नाम भी सामने आया है। वहीं बीजेपी के लिए भोपाल सीट चुनौती बनी हुई है। बीजेपी का उम्मीदवार तय न होने से दिग्विजय सिंह चुनावी तैयारियों में आगे निकलते जा रहे हैं और बीजेपी अपने ही गढ़ में कमजोर होती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दोनों दल बची हुई कुछ सीटों के लिए एक दूसरे की सूची का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई दमदार चेहरा नहीं मिल रहा है। तो हाई प्रोफाइल सीट और साथ ही साथ ऐसी सीटें जहां दोनों ही पार्टियां प्रत्याशी चुनने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर करेक्ट प्रत्याशी नहीं हुआ तो ये सीट उनके हाथ से खसक सकती है। और अब सवाल 29 में से 29 सीटें जीतने का है, जो कि दोनों ही पार्टियों ने अपना लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या देखना चाहती हैं दोनों ही पार्टी एक दूसरे के प्रत्याशी को और उनकी पकड़ को देखकर या उनकी मजबूती को देखकर वो अपना उम्मीदवार तय करेंगी, या फिर कोई और ही बात है, अंतरकलह का माहौल है, क्योंकि एक एक सीट से दोनों ही पार्टियों के पास नाम भी अच्छे खासे हैं। तो जाहिर सी बात है अंतरकलह भी सामने आ रही होगी। तो क्या की रीजन हो सकता है, आखिर कब तक इन सीटों पर ऐलान होगा? क्योंकि खासतौर से बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भोपाल सीट जो उसका गढ़ रहा है वहां पर ही अभी तक प्रत्याशी नहीं सामने रखा है। अब ऐसे में क्या रणनीति लेकर चल रही है बीजेपी, ये भी समझ लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता अंकुर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ेंगे, उनसे समझ लेती हूँ। अंकुर, किस तरह से देख रहे हैं? अब तक 21 बीजेपी के नाम आए हैं, कांग्रेस के 22 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन 7 अगर हम देखें तो कांग्रेस के अभी भी ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम घोषित नहीं हुए हैं। वहीं बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी की भी 8 सीटें हैं जिस पर अभी तक नाम उन्होंने सामने नहीं रखे हैं। क्या लगता है कहां फंस रहा है पैंच इनका? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों के बाद एक एक सीट पर जो उम्मीदवार है वो बड़ी बारीकी से, बड़ी जांच करके जिताऊ प्रत्याशी खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह भाजपा के द्वारा लगातार जिस तरह से देखने के बाद धीमे धीमे गति से टिकट फाइनल किए गए, अंतरकलह भी देखने को मिला, चाहे वो शहडोल में हो चाहे बालाघाट में हो, अंतरकलह भी देखने को मिला। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा भी एक एक सीट पर चुन चुन कर टिकट दिए जा रहे हैं। जिस तरह से भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल से दिग्विजय सिंह का नाम काफी पहले फाइनल किया जा चुका है, लेकिन बीजेपी अभी तक फाइनल नहीं कर पाई। चूंकि भोपाल हुआ, विदिशा हुआ, इंदौर हुआ, ये कुछ गढ़ माने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन इन गढ़ों में ही अब दिक्कत जा रही है, इन्हीं गढ़ों में ही अब टिकट फाइनल नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि इस बार जो टिकट वितरित किए गए हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या अन्य, निश्चित तौर पर पूरी तरह से ये फंस गया है पूरा मामला। निश्चित तौर पर आप देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी इन जगह पर टिकट अपना फाइनल करती है। 7 जगह अभी कांग्रेस को अपने टिकट फाइनल करना है। और आपके पास मैं लौटती हूँ आपके पास। हिदायतुल्लाह शेख जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। हिदायतुल्लाह साहब, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। जी हिदायतुल्लाह जी, कहाँ फंस रहा है पैंच? आपकी तो 8 सीटें हैं जिन पर अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं नाम। कब कीजिएगा? इलेक्शन डेट से 2 दिन पहले?
देखिए अभी भी जब मैं आपकी पूरी डिस्कशन सुन रहा था, जितनी सब सीटों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया है और लगातार वो जो हमने जीता है, केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी का है कि वो लगातार किन सीटों पे दे। शुरू में भी हमने 7 अंतिम चरणों की सीटें भी दे दी जहां जहां पर हमें देनी चाहिए थी, तो इसको कहीं और किसी चीज से नहीं लिया जाए कि कहाँ पेच फंस रहा है, क्या कर रहा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया डिक्लेयर नहीं हो पा रहे थे, तो ये सब चीजें हैं। एक राजनीतिक पार्टी के अपनी कुछ रणनीति, उसकी बैठकें और उसका सब कुछ रहता है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत वो वाली बात नहीं है कि टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए। मतलब कि चुनाव हो गए क्या? अभी नहीं हुए ना। अभी तो आज अधिसूचनाएं जारी हुई है भोपाल और बाकी कुछ जगहों को लेकर जो बात के चरण है। अभी तो एक लंबी चीजें बाकी हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी सूची हम लोगों के सामने होगी, क्योंकि प्रचार भी शुरू हो गया है। अब पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया, दूसरे चरण के प्रचार शुरू हो गए, तो सब लोग कहीं ना कहीं पूरा होमवर्क, पूरी चीजें भारतीय जनता पार्टी की लगातार करी भी रहती है। हिदायतुल्लाह शेख साहब, भोपाल सीट में क्यों देरी हो रही है? आपके पास तो बड़े बड़े नाम है भोपाल के। देखिए इसको आप ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने पहले घोषित कर दिया, लेकिन आप ये नहीं बोल पा रहे कि हमें देरी हुई है। आज तो भोपाल की अधिसूचना जारी हुई होगी, तो अभी तक ऐसा नहीं है कि बाजी तो कांग्रेस मार गई ना इस बार, ये भी तो कहिए। अगर उम्मीदवार घोषित करने को बाजी मारना कहे तो अभी तक तो बाबूलाल गौर साहब भी हुंकार भर रहे थे, नहीं बोलते बाजी तभी। नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी हुंकार भर रहे थे, तमाम बड़े, कैलाश विजयवर्गीय साहब भी हुंकार भर रहे थे भोपाल सीट के लिए। आलोक संजर साहब तो है ही, उनका कहना है कि आज देश दें आप। सुनिए, जो सारी बातें वो हैं, कैलाश जी ने भी जब बोला था कि हाँ दिग्विजय सिंह जी के सामने भी चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे और जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। चुनौती भी थी सर, बयान आप सुन चुके हैं सोशल मीडिया। अपना मतलब उन बातों को ना छुपाएं जो दुनिया जानती है, उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखें। क्या उन्होंने कहा था, क्या नहीं कहा था, मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन सवाल ये है कि जब उस वक्त इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, जब टिकट फाइनल नहीं हुआ था, खत्म हो गए क्या? आपने उन नामों को दरकिनार कर दिया क्या? वो नाम नहीं रहेंगे, ये तय कर लिया है क्या? ये मतलब क्या फिर स्ट्रेटेजी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी तक? तो दीजिए ना, आप बोलने प्रचार प्रसार के मामले में तो आगे बढ़ गए आपसे। लंबा हो जाता उतना मुझे उत्तर तो दे दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, प्रश्न छोटे होते उत्तर बड़ा होता है, यह प्रश्न बहुत बड़ा हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ सीईसी हमारी निर्णय करेगी, बाकी सब सीटों के भी हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी बहुत बड़े नेताओं की भी बात कर ले, कांग्रेस के अंदर जिनके अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए, तो क्या वो वहाँ जगह बाजी किसी और ने मार ली? ऐसी बात नहीं है, सीईसी का निर्णय और अपने सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पे दमदारी चुनाव लड़ेगी और बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश से हमारा बहुमत जाएगा, तो केंद्र में सरकार बनेगी। जो सीटें हमारी वो आप स्वीकार कर रहे हैं। आप बोल रहे बाजी मार ली, दिग्विजय का खड़ा हो जाना बाजी मार लेना कहेंगे क्या? घोषित कर दिया उन्होंने, हम हमारी स्थिति के हिसाब से घोषित करेंगे। पार्टी की हर पार्टी की रणनीति और व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से करेंगे हम। चलिए, व्यवस्था आपकी है, ठीक है, मैं समझ लेती हूँ। एक कमेंट हम रवि सक्सेना जी से भी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सक्सेना जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। रवि सक्सेना जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। रवि सक्सेना जी, बीजेपी की 8 सीटें, अब तक इंतजार लोगों को और मीडिया को भी कि आखिर वो कौन से नाम होंगे जो इन 8 सीटों पर हमें दिखाई देंगे। वहीं आपकी भी 7 ऐसे नाम रुके हुए हैं जहां पर कोशिश आपकी भी है कि जल्दी अनाउंस कर पाए आप, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या वाकई इंतजार है दूसरी पार्टी की रणनीति का, या चेहरा नहीं है? रवि सक्सेना जी। हेलो जी रवि जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, हिदायतुल्लाह बोल रहा हूँ। चलिए, आवाज नहीं मिल रही लगता रवि जी को, हम फिर से ट्राई करते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अंकुर हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अंकुर, जो पार्टियों के नामों को लेकर पैच फंसा हुआ है, उसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि उनकी रणनीति है, सीईसी की बैठक में नाम फाइनल होते हैं, उसके बाद मुहर लगती है, वो प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस में ऐसी भी क्या देर कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, और आपकी तरफ से तो नाम तक फाइनल नहीं है, कोई ऐसी भनक भी नहीं है कि कोई ये हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस बार का जो चुनाव है भाजपा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार का जो टिकट वितरण है वो पूरा संघ के इशारे पे हो रहा है, लगातार देखने में आ रहा है। जिस तरह से जबलपुर में संघ ने बैठकें ली, वहाँ पर जो सीटें हैं, भोपाल में भी बैठकें ली जा रही हैं। निश्चित तौर पर संघ का पूरी तरह से दखल है और संघ ये चाहता है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट हो, चाहे दिग्विजय सिंह वाली सीट हो, या अन्य जो सीटें हैं कि इनको जीता जाए। चूँकि ये काम लगता जिस हिसाब से अभी टिकट नहीं बांट पा रहे हैं, तो ये
काम मुश्किल नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा में अभी फिलहाल भोपाल में ऐसा कोई भी नेता तैयार नहीं है जो ये आके कहे कि हम लड़ने को तैयार है। बात की जा रही थी नरेंद्र सिंह तोमर की, और भी कई नेताओं के नाम चल रहे थे कि इनको टिकट दिया जा सकता है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, लेकिन वो जो बातें चल रही थी वो सिर्फ बातें ही रह गई। अभी आज जो नाम चल रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि भोपाल के किसी स्थानीय निवासी को टिकट दिया जा सकता है। यहाँ तक सूत्रों की माने तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि ब्रजेश लूनावत हो सकते हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये नाम सामने आ रहे हैं, देखना होगा कि इन जो 7 से 8 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, कब दोनों पार्टियां अपने टिकट फाइनल करेंगी, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में जो बात की जा रही थी, पिछली बार 2014 में मोदी लहर थी, इस बार नोटबंदी, जीएसटी और तमाम कारणों के चलते जो लहर थी वो काफी कम नजर आ रही है। अब ऐसे में एक एक सीट पर दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे का प्रत्याशी देखकर ही अपना टिकट वितरण करने के मूड में है। यानी ये कहा जा सकता है हिदायतुल्लाह शेख साहब कि पिछले जो चुनाव विधानसभा के हुए 2018 विधानसभा चुनाव, उसमें कहा यह जा रहा था कि संघ का सर्वे हुआ था, उसमें कई लोगों के टिकट कटे थे, कई विधायकों के, सिटिंग एमएलएस के भी टिकट कटे थे, लेकिन उन टिकटों को काटा नहीं गया, मर्जी चलाई गई। सुन तो लीजिए, अब मेरे को प्रश्न कर लेने दीजिए, फिर आप उत्तर दीजिएगा। तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि संघ की आपने नहीं मानी इसलिए आप हार गए। क्या अब संघ की मानने की बारी है? संघ की शरण में बीजेपी? हिदायतुल्लाह जी, हिदायतुल्लाह जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही है। तो अंकुर जी, साफ है, संघ की शरण में अब जाना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि पहले नहीं सुनी तो हाल विधानसभा में ये हुआ, कुछ अंतर से आप हारे, और अब अगर नहीं सुनेंगे तो शायद हो सकता है एमपी में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाए। तो शायद ये मजबूरी भी हो गया है बीजेपी के लिए और जरूरी भी हो गया है कि वो संघ की शरण में जाएं और अब संघ के सर्वे को मान्यता दे। और छत्तीसगढ़ में भी हमने देख लिया किस तरह से संघ के सर्वे को इंपॉर्टेंस दी गई है और सभी सिटिंग एमपीज के यानी सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, नए चेहरों को वहां उतारा गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुझे लगता है जो सर्वे में अगर उनके नाम आए होंगे, संघ के सर्वे में नाम आए होंगे, उन पर वर्कआउट हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से संघ का इस चुनाव में दखल, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के समय भी संघ ने बहुत सारा सर्वे कराया था, कई सारे नाम सुझाए थे, लेकिन संघ की उस समय नहीं चली थी। जब बीजेपी के द्वारा अपनी जो 15 साल का सत्ता थी वो गवा दी गई। इस बार लोकसभा चुनाव है, इसमें भी काफी कुछ दखल देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं, चाहे भाजपा कार्यालय हो, चाहे अलग अलग जो बड़े नेता हो, उनके कह सकते हो वहाँ पर संघ के नेता मौजूद देखे जा सकते हैं, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो। संघ के लोगों के द्वारा लगातार फीडबैक दिया जा रहा है कि किस तरह की बैठकें चल रही हैं, किन के नाम चल रहे हैं। अलग अलग जिलों में संघ के पदाधिकारियों को भेजा गया और वहां का वो पूरा फीडबैक लेके अपने ऊपर आला कमान को देते हैं। वहां से फिर ये तय किया जाता है कि बीजेपी के साथ बैठक करें और बताएं कि कौन जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है। निश्चित तौर पर संघ का जो दखल है काफी कुछ महत्वपूर्ण इस बार माना जा रहा है। संघ का दखल महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्योंकि जो अब तक के नाम फाइनल हुए हैं हमने देखा किस तरह से अभी तक 21 और 22 सीटों पर दोनों पार्टियों ने नाम फाइनल किए हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां कश्मकश में इसलिए हैं क्योंकि उन सीटों पर नाम फाइनल होने के बाद भी पीछे से बैकग्राउंड वॉइस भी उन्हें मिल रही है, जो विरोध के स्वर हम समझ रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही पार्टियों के निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जो हाई प्रोफाइल सीटें फंसी हुई हैं, एक तो उसमें परेशानी भी है पार्टियों के लिए, आखिर चेहरा वो बड़ा कौन सा उतारे जो जीत दिलाए पार्टी को। लेकिन कोई गलत कैंडिडेट उतरता है तो जाहिर सी बात है परेशानी हो जाएगी। इस स्थिति में हम समझ लें तो कांग्रेस के पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसलिए है, सत्ता में है, सोर्सेस अच्छे हैं और अब मुझे लगता है जिस तरह से कल सीएम कमलनाथ ने अपने बेटे का प्रचार किया है छिंदवाड़ा में, वो अपने आप में साफ करता है कि एक्टिव है पार्टी चुनाव को लेकर। और बीजेपी की तरफ से हम देख ले कई सीटें अभी भी बाकी हैं और चुनाव का समय बहुत कम बचा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर में जिस तरह से सुमित्रा ताई अभी तक चुनाव लड़ती थी, लगातार कई बार से वो सांसद रह चुकी हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपना नाम वापस लिया है, उन्होंने कहा है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऊपरी दबाव निश्चित तौर पर उनके ऊपर है। बड़े नेताओं पर कई सारे लोगों ने अपने नाम वापस लिए, चाहे वो उमा भारती की बात करें, चाहे सुमित्रा महाजन की बात करें, चाहे और नेताओं। सुमित्रा महाजन के अपने नाम वहाँ से चुनाव न लड़ने की बात को लेकर अब वहाँ पर भी कोई ऐसा जिताऊ प्रत्याशी दिख नहीं रहा है और भाजपा के द्वारा
कश्मकश की स्थिति है कि आखिरकार इंदौर से ऐसे किस व्यक्ति को उतारा जाए जो कांग्रेस से जीत सके। निश्चित तौर पर अभी तक जो गढ़ इंदौर माना जाता था, इस बार वो गढ़ रहने की संभावना नहीं हुई। भोपाल भी गढ़ माना जाता, भोपाल में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस ने पहले ही उतार दिया, क्योंकि पिछली बार 29 में से 27 सीटें भाजपा के पास थी। अब इस बार कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष और एक एक सीट पर मंथन किया जा रहा है। मंथन करने के बाद ही टिकट बांटे जा रहे हैं। इसी को लेकर कई चरणों में कह सकते हैं जो सूचियां जारी हुई हो, चाहे भाजपा की हुई हो चाहे कांग्रेस की हुई हो, इस बार जो दोनों ही पार्टियों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लें। कांग्रेस ने तो यहां तक दावा किया है कि लगभग 15 से 20 सीटें वो जीत सकती हो। इसी को लेकर वो लगातार एक सोची समझी जांच के बाद, पूरी रणनीति के बाद, अपना सर्वे कराने के बाद वो टिकट बांट रहे हैं। अब ऐसे में जो बड़ी सीटें फंसी हुई है, निश्चित देखना होगा कि उन पर दोनों ही पार्टियों के कब टिकट फाइनल हो पाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल और भी हैं अंकुर जी, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए, उसमें भी इतनी एक्टिव दोनों पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं जितना विधानसभा चुनाव में हमने देखा था। जो हुजूम हम सभाओं में देख रहे हैं, जो प्रचार प्रसार हम सुन रहे हैं, कहा तो ये भी जाता है जैसे जैसे और चुनाव नजदीक आएंगे और भी सारी चीजों में बदलाव होगा, लेकिन अभी स्टिल इस पोजीशन में हम देखें, इन तारीखों में हम देखें तो इतना ज्यादा कोई अट्रैक्शन कार्यकर्ताओं में और पार्टियों में नहीं दिखाई दे रहा है। नामांकन भरते समय भी जब दूसरे जिलों के जो दूसरी संसदीय सीटें हैं वहां पर प्रत्याशी जा भी रहे हैं तो वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। या तो एक पार्टी को लग रहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, स्थिति खराब है, या तो फिर एक दूसरी पार्टी को ये लग रहा है कि वाकई हम समझ लें कि क्या स्थिति हमारी है। तो क्या कार्यकर्ता थक हार चुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इन दोनों में काफ़ी कुछ अंतर होता है। लोकसभा चुनाव जो होता है उसका लगभग 7 से 6 से 8 विधानसभाओं को मिलाकर होता है। विधानसभा चुनाव एक विधानसभा का होता है। ऐसे में चाहे वो टिकट वितरण करने की बात हो, फाइनल करने की बात हो, तो सभी क्षेत्रों को देखा जाता है। जितनी भी विधानसभाएं उस लोकसभा क्षेत्र में है उसको मिलाकर किस तरह के समीकरण है, कौन जीत सकता है, वो देखा जाता है। बात करें उत्साह की तो उत्साह इस बार कुछ कम नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, दोनों में उत्साह कम है। क्योंकि पिछली बार मोदी लहर थी तो भाजपा में काफी कुछ उत्साह था, कांग्रेस में कम था। लेकिन इस बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद जो बीजेपी का उत्साह है वो भी काफी कम नजर आ रहा है, और जो मोदी लहर थी वो भी काफी कम हो चुकी है। इसलिए मोदी कह सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हुई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो अपनी जो पुरानी जमीन है फिर से वो तलाश रही है। ऐसे में उत्साह भी उनके द्वारा कह सकते हैं कि अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब देखना होगा जैसे ही पूरे 29 के 29 टिकट दोनों ही पार्टियां फाइनल कर पाती हैं उसके बाद किस तरह की स्थिति बनती है। और निश्चित तौर पर सभी को इंतजार 23 मई का है। अब ऐसे में अभी बीच में भी टिकट वितरण को लेकर कई जगह ये भी देखने में आया था, अंतरकलह है, चाहे शहडोल हो चाहे अन्य जगह अंतरकलह भी काफी कुछ देखने को मिला। 100 बीमार वाली स्थिति कई जगहों पर हमने देखी थी। ऐसे में अभी हम बयानों की बात कर रहे थे अंकुर, तो बयानों में भी ये निकल कर आया कि पहले जिस तरह से कमलनाथ साहब ने दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा था कि दिग्विजय सिंह साहब को कठिन सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, दिग्विजय सिंह साहब ने चुनौती स्वीकार की, भोपाल से आ गए मैदान में। अब उनका बयान आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो लड़ ही रहे हैं लेकिन प्रियदर्शनी सिंधिया को भी चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि एक तरफ हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, पार्टी परिवारवाद को लेकर दूर भागती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की मैं बात कर रही हूं, लेकिन ऐसे में जब कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब आपके पास और कोई कार्यकर्ता नहीं है, आप किसी और कार्यकर्ता को मोटिवेट नहीं कर सकते थे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ग्वालियर सीट जीतना कोई आसान काम नहीं है। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार का पूरा एक तरह से वो गढ़ माना जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव में अगर ग्वालियर सीट जीतना है तो वो सिंधिया परिवार से ही जीती जा सकती है, क्योंकि चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ें चाहे वो उनकी पत्नी लड़ें। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एक जगह से उनका नाम जिस तरह से फाइनल लगभग हो ही चुका है। उनकी पत्नी जो है अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ती हैं, उसी के संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अगर उनकी पत्नी लड़ती है तो निश्चित तौर पर ये सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है। अब ऐसे में अब देखना होगा कि सिंधिया परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात को मानते हैं। खबरें ये भी रही बीच में कि हो सकता है सिंधिया साहब 2 सीटों से चुनाव लड़े, उसमें इंदौर भी हो सकता है, गुना शिवपुरी जहां से वो खुद सांसद हैं वो भी हो सकता है। लेकिन जीतू पटवारी ने भी कुछ दिन पहले ये कहकर सियासत गर्म कर दी थी कि इंदौर का बेटा होगा,
बीजेपी की अगर हम बात करें तो ताई पहले ही अपने पैर पीछे ले चुकी हैं, उसके बावजूद भी अभी तक बीजेपी की कोई लिस्ट सामने नहीं आई है। नवरात्रि के पहले दिन जरूर कुछ नाम सामने आए थे और ये कहीं ना कहीं कुछ और भी इसके पीछे रणनीति हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है नवमी के दिन जरूर बीजेपी की तरफ से कुछ नाम फाइनल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं इंदौर सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र भले ही उनका गढ़ भले ही गुना माना जाता हो, लेकिन इंदौर में उनकी काफ़ी पैठ है। जिस तरह से सुमित्रा महाजन ने अपना नाम वापस लिया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की राह अब इंदौर में आसान नजर आ रही है। ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं तो हो सकता है इस बार इंदौर की सीट भी कांग्रेस के पाले में आ सकती है, क्योंकि भाजपा में सुमित्रा महाजन के अलावा ऐसा कोई बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर अगर कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन में से अगर कोई यहाँ से चुनाव लड़ता तो निश्चित तौर पर ये भाजपा के खाते में जा सकती थी, लेकिन इन दोनों लोगों के ही द्वारा यहाँ से चुनाव लड़ने की बात जिस तरह से अभी सामने नहीं आई। सुमित्रा महाजन ने तो मना कर दिया, बाकी कैलाश विजयवर्गीय का इतना कोई नाम नहीं चल रहा है। ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इंदौर की सीट भी कांग्रेस के खाते में आ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस और बीजेपी की उन सीटों के बारे में जो अब तक सामने जिन पर कैंडिडेट नहीं आए हैं। आपको बता दें 21 और 22 सीटें दोनों ही पार्टियों की तरफ से अनाउंस कर दी गई हैं, यानी 21 सीटें अब तक बीजेपी की तरफ से सामने आ चुकी हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं, कौन कैंडिडेट होगा उन 21 सीटों पर। वहीं 22 सीटों की बात करें तो 22 सीटों की तरफ से भी कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार दिए हैं। 7-8 सीटों का पेच फंसा हुआ है और ये हाई प्रोफाइल सीटों के साथ साथ ही दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ाने वाली सीटें हैं, क्योंकि या तो बीजेपी वहां पर स्थापित तौर पर दिखाई दे रही थी, जहां अब कांग्रेस चाहती है कि वो मजबूत कैंडिडेट उतारे उस जगह पर और जीत हासिल करे। वहीं कुछ ऐसी जगह भी बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है जहां एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। कहा यह जा रहा है सीसी की बैठक में नाम फाइनल होंगे बीजेपी की तरफ से, लेकिन आखिर कब? क्या इलेक्शन के 1 हफ्ता पहले या 2-3 दिन पहले आप नाम अनाउंस करेंगे तो प्रत्याशी आपका जीत जाएगा, उसे प्रचार प्रसार का समय नहीं देना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो प्रत्याशी मैदान में होगा या तो इतना दमदार होना चाहिए या तो इतना फेमस या सेलिब्रिटी चेहरा होना चाहिए जिसे प्रचार प्रसार की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर वो कैंडिडेट जनता के बीच में जाना चाहता है तो उसे समय भी नहीं देंगी ये पार्टियां, ये भी तय मान लीजिए। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे अनादि टीवी।